Setting up a new administration means British administration in India। जब अंग्रेजों ने एक एक करके करीब करीब पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से उन्होंने पूरे देश भर में शासन चलाने का तरीका ढूंढना शुरू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स से who was the Governor General from 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. अब ब्रिटिश टेरिटरीज को 3 भागों में बांटा गया जिसको कि प्रेसिडेंसीज का नाम दिया गया और 3 प्रेसिडेंसीज थे बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो अंग्रेजों ने जो पूरे डायरेक्ट रूल था उसको उन्होंने तीन प्रेसिडेंसीज में बांट दिया, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। और जो पहले गवर्नर जनरल बने जो पूरे देश भर के का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के इंचार्ज थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने देश के अंदर में कई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने रिफॉर्म किया था, खास करके जस्टिस के मामले में। In 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court and a civil court. तो 1772 से अंग्रेजों ने भारत के अंदर में एक जस्टिस के सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। हर जिला में 2 अदालत होती थी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। Maulvis and Hindus Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts। और उस समय में जो न्याय व्यवस्था थी वह हिंदू शास्त्रों और इस्लामिक शास्त्रों के अनुसार से होता था। और उस समय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता था जो कि जस्टिस के पद पे होता था। और ये मौलवी और हिंदू पंडित जो होते थे वही अपने अपने शास्त्रों के अनुसार से इंटरप्रेट करते थे, उसी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निर्णय देते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वेर स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। इसके बाद में द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टेब्लिश्ड अ न्यू सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता एंड ए न्यू कोर्ट ऑफ अपील सदर निजामत अदालत इन कलकत्ता। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस तरीके से जस्टिस के मामले में देश में पहली बार अंग्रेजों ने अपने तरीके से एक सिस्टम को डेवलप किया था। लेकिन इसमें कई समस्याएं भी थी। उनमें से अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। कि जो विभिन्न धर्मशास्त्र थे उनके आधार पे जो ब्राह्मण पंडित थे वो लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे। इसलिए अंग्रेजों ने यह तय किया कि उसमें एक रूपता लाने के लिए यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन 1775 11 पंडित्स वेर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ ए हिंदू लॉज। और पूरे हिंदू कानून का संकलन करने के लिए 11 पंडितों को 1775 में बिठाया गया। NB हलहद उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। By 1778, a code of Muslim laws were also compiled for the benefit of European judges। और इस तरीके से हिंदू शास्त्रों का के अनुसार से जो कानून था वो और इस्लामिक के शास्त्रों के अनुसार से जो कानून था वो इन दोनों को
कंपाइल करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिससे कि यूरोपियन जजों को समझने में सहूलियत मिल सके। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर। कलेक्टर ही जो है वह मुख्य रूप से जस्टिस का आधार उस समय में हुआ करता था, और जैसा कि उसका नाम है कलेक्टर, सो हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस होता था उसको कलेक्टरेट कहा जाता है, and it became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद जो है वह सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल पद हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। द कंपनी आर्मी मीन्स आर्मी अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested in its military strength। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कोर स्ट्रेंथ था वह उसकी आर्मी थी, और उसी आर्मी की बदौलत उसने भारत के इतने विशाल क्षेत्र पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया। इससे पहले की जो आर्मी थी मुग़ल आर्मी का जो कंपोजिशन था उसमें कैवलरी था और इन्फेंट्री था। तो कैवलरी का मतलब हो गया घुड़सवार और इन्फेंट्री का मतलब हो गया पैदल सेना। दे वेर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तीरंदाजी की, तीर धनुष चलाने की और तलवार चलाने की। जो घुड़सवार होती थी आर्मी, उसमें उन लोगों को ये लगता था कि जब घुड़सवार सैनिक ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं तो वहाँ पर इन्फेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घुड़सवार सेना ताकतवर सेना मानी जाती थी। दूसरी तरफ में मुग़ल आर्मी के पास में जो आर्मी होता था वो रूरल एरियाज़ के लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स होते थे, और जब कभी भी मुग़लों को ज़रूरत पड़ती थी तो फ्यूडलिस्ट या ज़मींदार उनको पैदल सोल्जर उपलब्ध करवा देते थे। 18वीं सेंचुरी में मुग़लों के जो सक्सेसर हुए वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव दिखा, और वह बदलाव यह हुआ कि नाउ द पीजेंट्स वेयर डायरेक्टली रिक्रूटेड इन देयर आर्मीज एंड दे वेयर ट्रेंड एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो 18वीं सेंचुरी में जो एक बदलाव दिखा आर्मी के अंदर में कि अब एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाती थी और पर्पसली रिक्रूट किया जाता था रूरल एरिया से किसानों को, और उनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही पॉलिसी अपनाया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी में इसी प्रोसेस से रिक्रूटमेंट करना शुरू किया, और इंडियन पीपल हु वेर रिक्रूटेड इन ब्रिटिश आर्मी दे वेर नोन एज सिपोई आर्मी। तो सिपोई हिंदी में सिपाही होता है, उसी को अंग्रेज सिपोई कहते थे। 1820 के दशक बाद में वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है। कंपनी का जो कैवलरी था यानी घुड़सवार था उसकी संख्या कंपनी कम करती है, और उसके पीछे कारण ये है कि दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वेयर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। अब मस्केट और मैच लॉक से लड़ाई करने की वजह से अंग्रेज़ों के पास में एक बंदूक हो चुका था, और इन्फेंट्री सेना को वह बंदूक मिलती थी जिस बंदूक की बदौलत वो लोग दूर से ही अपने दुश्मनों को मार देते थे। तो आर्म्ड फोर्सेस के पास में जब फायर आर्म आ गया तो उसके बाद में जो कैवलरी थी उसकी ज़रूरत कम होने लगी,
or soldiers of the company's army had to keep pace with the changing military requirement and its infantry regiments now became more important. अब जो लड़ाई थी वह लड़ाई शिफ्ट कर गई कि कैसे हम लोग अपने आप को टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा बेहतर बनाएं। इसी के लिए नाउ देयर वाज द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर दैन बिफोर। और अब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी जाने लगा, ड्रिल करवाया जाता था, डिसिप्लिन में रखा जाता था और आर्मी से अब केवल आर्मी का ही काम लिया जाता था। Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. यहाँ पर इस तरीके की जो ट्रेनिंग ड्रिलिंग शुरू हुई उससे एक प्रॉब्लम निकल करके आया, वो यह था कि भारत में जो कास्ट सिस्टम था, अब आर्मी जब बहाल करने लगी अपने प्रोफेशनल्स को तो वहाँ पर ये कास्ट और क्रीड को हटा दिया गया था और सब लोग एक साथ ही प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में काम करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोल्जर्स के अंदर में एक प्रॉब्लम में उठना शुरू हुआ। एंड दिस वाज द रीज़न दैट द इंडियन सीपोज रिवोल्टेड इन लार्ज नंबर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी एक प्रोफेशनल आर्मी बनाई। आर्मी उसकी सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन था जिसकी बदौलत वो देश में शासन करते थे। तो इस तरीके से दिस चैप्टर इज completed and in this chapter you learned that how Britishers were able to establish their rule in India.